देखिए, आज की क्लास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये मान के चलिए आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। वन लाइनर के रूप में आज हम बहुत कुछ जानेंगे। आपके पेपर 1 में भी ये चीज़ें काम देंगी, पेपर 2 में भी ये चीज़ें काम देंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ नया ही जानने को मिलेगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट का पुराना नेम क्या था दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नेम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, हेली नेशनल पार्क था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं पर है दोस्तों, यानी नेशनल पार्क है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कौन सा है दोस्तों? हेमिस है दोस्तों, हेमिस है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पर इस समय अगर देखा जाए तो लद्दाख में है, ठीक है, यानी कि लेह में है, ठीक है। और लेह कहाँ पर है? तो लद्दाख की राजधानी है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर दोस्तों अलग हो चुका है लद्दाख से, इसलिए आपको जम्मू कश्मीर नहीं बताना है, बल्कि आपको लद्दाख बताना है। या ऑप्शन में लेह आ जाता है तो लेह बता देना है। जाड़े में साइबेरियाई सारस जो भारत में कहाँ दिखाई पड़ती हैं दोस्तों? तो जाड़े में अगर देखा जाए तो जो साइबेरियाई सारस होती हैं वो भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। केवलादेव घाना पक्षी विहार के बारे में बात करते हैं, जो कि राजस्थान में है। साइबेरियाई जाड़े में साइबेरियाई सारस अगर देखा जाए तो भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो इस बात को जरूर गौर करिएगा। केवलादेव घाना पक्षी जो कि एक तरीके से राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सरिस्का जो है भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में दोस्तों। तो सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ पर कब हुई थी दोस्तों? तो 1955 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात करते हैं, तो कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत का जल है? 61% का जल है। और हमने आज ज्योग्राफी की क्लास बना दिया है। जिन लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखा हुआ है वे देख लें, उन्हें पता चल जाएगा उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, और पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है, और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, हमने बता दिया है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत जल है दोस्तों? तो 61%, 61%। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई की जगह कौन सी है? तो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जो जगह है माउंट एवरेस्ट है जो दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। 8,848 मीटर ऊंचाई पर है एवरेस्ट की, या 8,850 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ज्वालामुखी क्या है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो जब पृथ्वी का पिघला हुआ जो पदार्थ होता है, लावा के रूप में, राख के रूप में, जलवाष्प के रूप में, और ठोस पदार्थ के रूप में, या अन्य गैसें के रूप में किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का फटना आपने देखा हुआ होगा है, ठीक है, देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार आपको क्या करना चाहिए? इंटरनेट पर जाकर देख लेना चाहिए। चलिए, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें निकलती हैं? आपके एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको आप गौर करिएगा, ध्यान करिएगा जरूर दोस्तों। तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें पाई जाती हैं या कौन सी गैसें निकलती हैं दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें निकलती हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है काफ़ी खतरनाक हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्मा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धरती के नीचे ज्वालामुखी के जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। और जब क्या होता है दोस्तों, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी का तरल पदार्थ जब ऊपर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। देखिए,
ज्वालामुखी के जो नीचे रहता है, एक तरीके से नीचे जो तरल पदार्थ होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब वही चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंडर किसे कहा जाता है दोस्तों। तो सिंडर अगर देखा जाए तो हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हवा में उड़ा हुआ जो लावा होता है जब ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 प्रकार के होते हैं अवधि के आधार पर। किसके, टाइम के आधार पर अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों तो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, दूसरी बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, और तीसरी बात करते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। आगे हम समझने वाले हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं और मृत या शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं। आइए समझ लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों। ऐसे में अगर देखा जाए तो ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से क्या होता है, हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से क्या होता है, हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि चीज़ें बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या हो जाता है पहले ही बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो दोस्तों है बैरन द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा बैरन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये आपके एग्जाम में सेकेंड पेपर में पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो दोस्तों है वो है बैरन द्वीप है, जो कि कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, आइए समझ लेते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार ना हुआ हो। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या हो, लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन वे कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से जिसमें उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें क्या होता है कि ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा होने की संभावना नजर आती है, ऐसे में क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में अब उद्गार नहीं होने वाला है, मतलब वो पूरी तरीके से शांत हो गई हैं, अब उनको सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। आज कुछ लोगों को ये पहली बार तीनों ज्वालामुखी के बारे में कंफर्म हुआ होगा, यानी कि पता चला होगा। यदि आप लोगों को पता चला है तो एक बार जिनको पहली बार पता चला है वो जल्दी से लाइक कर दे। अब कुछ लोग लाइक भी नहीं करेंगे, बोलेंगे सर हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं पता था, आप ये सोचिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने की बात करता है दोस्तों। तो आर्टिकल 32 कहता है, तो अनुच्छेद 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता माना जाता है। और आर्टिकल 226 के तहत देखिए फंडामेंटल राइट्स में अगर देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, और संवैधानिक उपचारों में जो बताया गया है आर्टिकल 32 में बताया गया है, जिसमें 5 प्रकार के रिट्स हैं दोस्तों, जिसके द्वारा क्या होता है, मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आर्टिकल 226 के द्वारा अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। और संविधान की आत्मा के रूप में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा गया। और किसने ऐसा कहा हुआ है, तो ऐसा कहने की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा कहा हुआ है। अब बात ये कर लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में ऐसी बातें कही गई हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तर के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? अनुच्छेद 75 के तहत। देखिए जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके साथ जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से उसका उत्तरदायित्व ये बनता है लोकसभा के प्रति दोस्तों, लोकसभा के प्रति उनके उत्तरदायित्व बनते हैं या उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 75 में ऐसा कहा गया है। बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 के तहत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अगर देखा जाए दोस्तों तो लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक के बारे में बताया गया है दोस्तों। और धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से पहले ही सहमति लेकर लाया जाता है। और कहां पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। कहां पर लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों, और प्रत्येक 5 वर्ष में ऐसा करता है। और वित्त आयोग का गठन किस लिए किया जाता है? तो केंद्र और राज्य के जो पैसा होता है, यानी कि केंद्र सरकार को ये सिफारिश किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा कि राज्य सरकारों को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें जो हैं अनुच्छेद 280 में हैं। वित्त आयोग के द्वारा ऐसा कहा जाता है। और वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा एक तरीके से गठित किया जाता है। संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में अब है? अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। पहले क्या था? अनुच्छेद 31 में ये था संपत्ति का अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया था। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, वो था 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अगर देखा जाए तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या किया गया कि जो 31 था, अनुच्छेद 31 था, इस संपत्ति का अधिकार इसको हटाकर कहाँ पर रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। और राष्ट्रपति का शासन की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति तब करते हैं जब राज्यपाल की सिफारिश आती है, तब ऐसा करते हैं। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल क्या करेंगे? राष्ट्रपति को बताएंगे यहाँ पर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति क्या करेंगे? वहाँ 356 का यूज करके राष्ट्रपति शासन लगा देंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के बारे में, यानी कि गठन के बारे में बताया गया। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? वो था दोस्तों सिक्किम था। तो संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य कौन था? सिक्किम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बना दिया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में मिला। और सिक्किम को एक तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 में मिला था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहा गया है कि रियासतों को भारत में विलय के लिए
किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था। जो रियासतें थी दोस्तों, जब भारत 1947 में आज़ाद हो रहा था या आज़ाद हुआ था, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को अपने अंडर में किया था दोस्तों, यानी कि भारत के अंडर में किया था। तो उसी की बात की जा रही है और ऐसा किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली। जो लोग भी सेकंड पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो रामबाण का काम करेगा, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 दिसंबर 1963 को दोस्तों। 1 दिसंबर 1963 को क्या हुआ? नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और राज्यों का निर्माण किस राज्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। बाकी की क्लास में हम देखेंगे, बाकी चीज़ें हम देखेंगे कल की क्लास में। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप लोग बताइएगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो थोड़ा सी क्लास की ड्यूरेशन में बढ़ा दूंगा, नहीं अगर आप कहते हैं तो 15 मिनट ही क्लास लेकर चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा कहें वैसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।